नमस्कार। तो मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपके साथ पुनः हाजिर हूँ एक नया मुकदमा लेकर फोर्सी सुप्रीम लॉ की इस अदालत। पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, हमारे वेबसाइट पे भी ये आर्टिकल मैंने शेयर की थी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये आर्टिकल शेयर की थी कि कैसे एक पत्नी ने जो मात्र एक दिन अपने पति के साथ शादी के बाद रही, अपने पति के ऊपर रेप, बलात्कार का मुकदमा लिखवा दिया। ससुराल पक्ष के अन्य लोगों को भी उसने इस मुकदमे में अभियुक्त बनाया। ये अलग बात है कि अदालत है, यह सब जानती है, फैसला पति और उसके परिवार वालों के पक्ष में आया और हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने इस केस को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह कानून के दुरुपयोग का सबसे बुरा और घिनौना उदाहरण हो सकता है। तो जी हाँ जनाब, इन दिनों पति और पत्नी के बीच में विवाद बढ़ते जा रहे हैं। इन दिनों तलाक भी भारी संख्या में, डाइवोर्स भी भारी संख्या में देखने को मिल रहा है। अगर हम कानून की बात करें, भारत के संविधान की बात करें, तो उसमें महिलाओं को विशेष दर्जा प्राप्त है और हमारे संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि महिलाएं पुरुष की अपेक्षा कमजोर हैं, इसलिए उनके हक में, इसलिए उनके समर्थन में, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाने आवश्यक है। अतः जब हम पति और पत्नी के रिश्ते के बीच में आते हैं, पति और पत्नी के अधिकारों की बात करते हैं, तो संविधान की इस अवधारणा को देखते हुए कि महिला पक्ष कमजोर है, उसको कुछ अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान किया गया है, कानून के द्वारा भी उसको अमली जामा पहनाया गया है। उसी में से आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जिससे बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी जनसंख्या आज प्रताड़ित है, अन्यायग्रस्त महसूस कर रही है, अभावग्रस्त महसूस कर रही है। कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उसका समर्थन है, लेकिन सवाल वहाँ पे उठ खड़ा होता है जहाँ पे उन कानूनों का दुरुपयोग या प्रायश्चित के लिए, बदला लेने के लिए महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ऐसा ही एक कानून है कि जब महिला और पुरुष के बीच में कुछ बातों को लेकर अनबनी हो जाती है और ऐसा लगने लगता है कि उनका संबंध अब चलने वाला नहीं है, जो वैवाहिक संबंध है वह तलाक की तरफ, डाइवोर्स की तरफ बढ़ता है, तो महिलाओं को एक विशेष अधिकार प्राप्त है। वह अधिकार ये है कि वह अपने पति से भरण पोषण, अपने लिविंग एक्सपेंसेस का दावा कर सकती हैं। कानून इसके बारे में बड़ा सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट दिन, तारीख, कितने दिन का पीरियड है उसमें ये तय कर रखा है। जब तक केस का फैसला ना हो जाए तो तत्काल प्रभाव से भी महिला को अंतरिम आर्थिक राहत दिए जाने का प्रावधान है। और अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि इस कानून का दुरुपयोग महिलाएं कर रही हैं। तो ऐसे में एक सवाल जो उठता है, जो आज का विषय है, कि अगर आप प्रताड़ित पुरुष हैं, अगर आप पति के परिवार वाले हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ आपकी बहू ने अन्याय किया है और एक फर्जी मुकदमा आपको सिर्फ तंग करने की मंशा से मेंटेनेंस एक्ट में आर्थिक मेंटेनेंस, आर्थिक भरण पोषण की राशि की मांग करने का मुकदमा उसने अदालत में लगा दिया है, तो आइए देखते हैं कि क्या कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। क्या कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो पुरुष को भी न्याय दिला सकते हैं, पुरुष के परिवार वालों को न्याय दिला सके, पतियों को न्याय दिला सके। क्या कुछ ऐसे प्रावधान हैं, कुछ ऐसे स्टैंड हैं जिनके आधार पर जेन्युइन केसेस में, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, जेन्युइन केसेस जहां पे महज इस तरह का मुकदमा आपको परेशान करने के उद्देश्य से लगाया गया है, आप किन आधार या अवलंब का सहारा लेकर प्रताड़ित होने से बच सकते हैं, अपनी पत्नी को मासिक खर्चा देने से बच सकते हैं। इन्हीं बातों की चर्चा आज मैं इस एपिसोड में करने जा रहा हूँ। आप समझते हैं कि यह वीडियो अगर आपके काम का है या आपके जानने वालों में से किसी के काम का है, तो कृपया इस वीडियो को शेयर कर दें
हो सकता है यह विषय आपकी रुचि का ना हो, लेकिन इस कानूनी चैनल में मैं और भी ऐसे ही आम जीवन के मुद्दों को लेकर आता हूं। अतः अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन लॉ के फैसले, कानूनी फैसले, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और कानूनी ज्ञान और उसकी बारीकियों को समझने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जनाब, जो स्थिति है कि एक तो भरण पोषण का महिला का दावा महिला करती है, पत्नी करती है। स्थिति और विकट हो जाती है जब महिला के साथ बच्चे रहते हैं। तो इस भरण पोषण की राशि का जो साइज है, जो राशि है, वो बढ़ जाती है। ऐसे हालत में अगर पति का आर्थिक पक्ष संतुलित नहीं है, अच्छा नहीं है, वह खुद ही मजबूरी के दौर से गुजर रहा है, तो एक तो परिवार टूटने का दर्द, बच्चे खोने का दर्द, पत्नी से अलग होने का दर्द और ऊपर से यह आर्थिक मार जाए तो जाए वो बेचारा कहाँ। ऐसा भी देखा गया है कि एक केस में तो एक वकील साहब को, जिनकी पत्नी स्वयं न्यायाधीश थी, जुडिशियल अफसर थी, जज थी और वकील साहब रोज़मर्रा की प्रैक्टिस से अपना घर परिवार चलाते थे और पत्नी को एक निश्चित आय थी, वह खुद कोर्ट में जज थी। ऐसे हालात में भी कोर्ट ने पति को, अपनी जज पत्नी को आर्थिक भरण पोषण की राशि देने का आदेश दिया। तो स्थितियां इतनी विकट हैं। एक दिन की शादी में बलात्कार का मुकदमा, जज पत्नी को भी आर्थिक भरण पोषण देने के कोर्ट का ऑर्डर। देखिए, न्यायालय इसमें कहीं से भी दोषी नहीं है। न्यायालय के पास जो फैक्ट्स आएंगे और जो कानून कहता है उसी के तहत उसके हाथ बंधे हैं और उसने फैसला देना है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आपकी पत्नी ने या आपके जानने वाले ने आपके खिलाफ धारा 125 CRPC के तहत और धारा 25 हिंदू मेंटेनेंस एक्ट के तहत मुकदमा भरण पोषण का फाइल किया है, तो आखिर आप इससे किस तरह बच सकते हैं। देखिए, जो पहले मैं बचने की तरकीबों के बारे में बात करूं उसके पहले आइए थोड़ा सा कानून को समझते हैं। कानून क्या कहता है? CRPC की धारा 125 की उपधारा 4 के अनुसार, CRPC 125 सब सेक्शन 4 के अनुसार जो पहला ट्रिक हो सकता है वह यह है कि अगर आप कोर्ट में यह प्रमाणित करने में सफल हो जाते हैं कि जिस व्यक्ति ने, जिस स्त्री ने आपसे मेंटेनेंस मांगा है वह एडल्ट्री, व्यभिचार में संलिप्त रही है, तो कोर्ट आपको इस मेंटेनेंस की जिम्मेवारी से मुक्त कर सकता है। धारा 125 उपधारा 4 के तहत अगर यह साबित हो जाए कि भरण पोषण का मुकदमा करने वाली महिला ने किसी तरह के व्यभिचार में शामिल रही है, एडल्ट्री का केस उसके खिलाफ अगर प्रूफ हो जाए, तो अदालत यहाँ तक जा सकती है कि उसकी आर्थिक स्थिति चाहे जो कुछ भी हो, वो जितनी विपन्न हो, वो जितनी दुखियारी हो, जितनी गरीब हो, वह भी अकाउंट फॉर नहीं होगा। अदालत उसको मद्देनज़र नहीं रखेगी और भरण पोषण का यह मुकदमा उसके खिलाफ डिसाइड होगा, अर्थात पति इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। दूसरा जो ग्राउंड बनता है, जब आपको भरण पोषण के मुकदमा देने से आप बच सकते हैं, वह यह है कि पत्नी ने अगर दूसरी शादी कर ली, भरण पोषण का यह मुकदमा उसने दायर किया और डाइवोर्स वो आपसे ले चुकी है, उसका डाइवोर्स हो चुका है। देखिए, डाइवोर्स के बाद भी भरण पोषण का उसका अधिकार बनता है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। अनलेस एंड अनटिल आपने वन टाइम सेटलमेंट, वन टाइम एलिमनी दे करके उससे अपने तलाक के, अपने डाइवोर्स के पेपर में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं लिखवाया है, तो तलाक के बाद भी भरण पोषण का दायित्व आपका बनता है। लेकिन यह दायित्व उस वक्त समाप्त हो जाता है अगर आपकी पूर्व पत्नी, आपकी तलाकशुदा पत्नी, आपकी डाइवोर्स्ड वाइफ ने दूसरी शादी कर ली हो। दूसरी शादी करने के बाद उसका यह राइट खत्म हो जाता है। तीसरा जो स्टैंड है, जो आपकी मदद कर सकता है इस मुकदमे में, जहां आप अपनी पत्नी को भरण पोषण
की रकम देने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते, वह यह है कि अगर आप अदालत में यह प्रमाणित कर दें कि यह जो आपकी पत्नी है जिसने यह मुकदमा दायर किया है वह जानबूझकर आपसे अलग रह रही है, आपका परित्याग कर रही है, आप उसके अपनी भूमिका निभाने को, अपनी जिम्मेवारी बहन करने को, अपने दायित्व का बहन करने को तैयार हैं, लेकिन यह स्त्री अपने जिद के कारण, अपने मन से, बिना किसी सॉलिड रीजन के, बिना किसी ठोस कारण के और शर्त लगाकर आपसे अलग रह रही है और या रहने से इनकार कर रही है, तो इस स्थिति में भी कोर्ट आपको भरण पोषण की रकम देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, मैं इसको और स्पष्ट कर दूं, या पति पत्नी आपसी समझौते के तहत, आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, तो उस हालत में भी भरण पोषण की राशि का भुगतान करने के लिए पति बाध्य नहीं है। लेकिन यह तभी संभव है जब दो पार्टियों के बीच में पारस्परिक रूप से एक मुश्त राशि के लिए सहमति बन गई हो या इसको माफ कर दिए जाने की सहमति बन गई हो। अब ये तो हो गई कानून की बात। अब आप कहेंगे कि वकील साहब, ऐसा अक्सर देखा गया है कि कानून ज़्यादातर बात, जैसा कि आपने भी बताया कि कैसे एक जज पत्नी को पुरुष वकील के द्वारा भरण पोषण की राशि चुकाने का आदेश अदालत ने दिया, ग्राउंड आपने बता दिया। क्या आप कुछ केस लॉ के माध्यम से, कुछ केस का उदाहरण देकर यह स्पष्ट करेंगे कि इन मामलों में पतियों को भी न्याय मिला है, पतियों के पक्ष में भी फैसला आया है? जी हाँ जनाब, इस एपिसोड में विस्तार से हर केस की चर्चा करना तो संभव नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपको वह केस लॉ उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन फ़िलहाल आइए हम देखते हैं कि ऐसे कितने इम्पॉर्टेंट जजमेंट आए, ऐसे कितने लैंडमार्क जजमेंट आए जहां पतियों के पक्ष में फैसला आया और उन्हें भरण पोषण का मुकदमा नहीं देने का आदेश कोर्ट ने दिया। जो इस मामले में एक बड़ा चर्चित केस रहा, उसका नाम है शिव कुमार यादव वर्सेस श्रीमती संतोष यादव, 2004 का यह मुकदमा है। दूसरा प्रसिद्ध मुकदमा है ललित मोहन वर्सेस तृप्ति देवी, 1988। तीसरा मुकदमा है श्रीमती कंचन वर्सेस कमलेंद्र, 1992। चौथा मुकदमा है यशपाल सिंह ठाकुर वर्सेस श्रीमती अंजना राजपूत, 2001। अगर इस फहरिस्त की जहां पतियों के पक्ष में फैसला आए, मैं लिस्ट को आगे जारी रखूं, तो इसमें जो पांचवा मुकदमा है जिसकी चर्चा की जा सकती है वह है गुरविंदर सिंह वर्सेस मंजीत कौर, 2010 का। जो छठा मुकदमा है वह है आलोक कुमार जैन वर्सेस पूर्णिमा जैन का, 2007 का। आठवां मुकदमा है रानी सेती वर्सेस सुनील सेती, 2011 का। और भी कई महत्वपूर्ण मुकदमे हैं, निवायु वर्सेस MB श्री प्रसाद MK, 2017 का। हेमलता बेन वर्सेस स्टेट, 2010। कुमार सेन वर्सेस अवस्थी, 2002। मणिकरण एलाइस राममूर्ति वर्सेस M देविका, 2002। तो अगर इन केसों का आप अध्ययन करें या इनके बारे में विस्तार से आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की जो अवधारणा है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड राइट ऑफ इक्वलिटी, को भी मद्देनज़र रखता है इन केसों का फैसला सुनाते वक्त। तो जी हाँ जनाब, ऐसा नहीं है कि कानून की नगरी में देरी हो सकती है, अंधेर नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका स्टैंड सही है तो आपकी पत्नी, आपका पड़पीड़न, आपका उत्पीड़न, आपको उसके कानूनी अधिकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ 4C सुप्रीम लॉ के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।